वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सीटेट साइंस पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आज हम अपना टॉपिक नंबर 13 और 14 देखने वाले हैं। और आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम टॉपिक कवर करेंगे फ्रिक्शन, घर्षण, और साथ में हम टॉपिक कवर करेंगे मोशन एंड टाइम, गति एवं समय। ये हमको एनसीईआरटी की क्लास 8 में देखने को मिलता है और ये हमको एनसीईआरटी की क्लास 7 में देखने को मिलता है। इन दोनों ही टॉपिक से सीटेट 2020 में क्वेश्चन बने हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा घर्षण से, और मोशन और टाइम से तो हमेशा आपका न्यूमेरिक आता रहा है। और इस बार भी आपको मोशन और टाइम वाले चैप्टर से आपको एक न्यूमेरिक क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले समझेंगे फ्रिक्शन क्या होता है, घर्षण क्या होता है। देखिए यहाँ पर सीधा सा लिखा है कि व्हेन यू थ्रो अ बॉल ऑन अ सरफेस इट स्टॉप आफ्टर सम टाइम। वाई? जब आप किसी बॉल को फेंकते हैं सरफेस पर तो वो कुछ समय बाद रुक जाती है। तो क्या वहाँ पर घर्षण है, फ्रिक्शन है? तो आंसर यहाँ पर लिखा है यस, कि वहाँ पर फ्रिक्शन है, घर्षण है। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि फ्रिक्शन क्या है, घर्षण क्या है। तो आइए समझते हैं। ये बॉल थी, ये सरफेस था। तो बॉल के भी कुछ पार्टिकल हैं। बॉल किससे बनी है? पार्टिकल से मिलकर बनी है, कणों से मिलकर बनी है। सरफेस में भी क्या है? बहुत सारे अनगिनत क्या है? पार्टिकल हैं, कण हैं। जब ये दोनों बॉल और ये जो सरफेस है एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो होता क्या है? बॉल के पार्टिकल और सरफेस के पार्टिकल एक दूसरे से इंटरलिंक करते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। तो आपकी बॉल जो है वो इस डायरेक्शन में फोर्स था, तभी वो इस तरफ जा रही थी। लेकिन जब जैसे ही ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, इनके पार्टिकल, तो एक नया फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में काम करने लगता है। और वही फोर्स आपका क्या कहलाता है? घर्षण कहलाता है, फ्रिक्शन कहलाता है। आप और इस तरह से समझ सकते हैं कि ठंड के समय आपने देखा होगा जो घर में मेन डोर का दरवाज़ा होता है वो बहुत टाइट हो जाता है। लेकिन वो लोहे का दरवाज़ा जो होता है वो बहुत टाइट हो जाता है, उसका जो कुंदा होता है। लेकिन जैसे ही हम उस पर लुब्रिकेंट, तेल वगैरह लगा देते हैं, वो बहुत आसानी से खुल जाता है। रीज़न क्या था? शुरू में क्या था कि जो दोनों सब्सटेंस थे, वो जो कुंदा था और जो गेट था, वो दोनों के जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इंटरलिंक थे, जिसकी वजह से घर्षण, फ्रिक्शन जो है वो भी बहुत ज़्यादा था। और आप वस्तु को खींच नहीं पा रहे थे, क्योंकि जो घर्षण बल है वो बहुत ज़्यादा हो रहा था और आपके द्वारा जो फोर्स लग रहा था वो उतना नहीं था। लेकिन जैसे ही आपने लुब्रिकेंट लगाया तो पार्टिकल क्या होंगे? एक दूसरे से इंटरलिंक नहीं हो पाएंगे, तो वो स्लिपरी स्लिपरी सा हो जाएगा, और जिसकी वजह से घर्षण, जो फ्रिक्शन है, वो वहाँ पर कम हो जाता है और जो वस्तु है वो आसानी से खुल जाती है। तो जो घर्षण है, जो फ्रिक्शन है, वो हमेशा तभी काम करेगा जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे। अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो उनके पार्टिकल इंटरलिंक नहीं करेंगे और वहाँ पर आपका घर्षण, फ्रिक्शन नहीं होगा। तो सीधी सी बात याद रखनी है, घर्षण तभी होता है जब दो ऑब्जेक्ट के जो पार्टिकल हैं, कण हैं, जब वो एक दूसरे से इंटरलिंक कर रहे हैं। जैसे बॉल और सरफेस हो गया, तो जो इंटरलिंक करने के बाद एक फोर्स वहाँ पर काम करने लगती है, और वो जो फोर्स होगी ना, वो हमेशा विपरीत दिशा में होगी। किसके? जिस दिशा में आप फोर्स लगा रहे हैं। अगर आप बॉल को इधर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं तो जो घर्षण है वो उसको दूसरी तरफ धकेलने की कोशिश करेगा। तभी तो कुछ समय बाद बॉल क्या होता है? अपने आप रुक जाती है। तो अब मुझे लगता है घर्षण आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रिक्शन फोर्स क्या है, ये कब काम करती है, ये क्यों होता है। क्योंकि जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से इंटरलिंक करते हैं तो एक नया फोर्स उत्पन्न होता है, जो आपके फोर्स के लगाए हुए के विपरीत दिशा में हमेशा कार्य करता है, और वो वस्तु को रोकने की कोशिश आपका करेगा। देयर इज़ अ फोर्स विच एक्ट अपोजिट टू द सरफेस कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। उसे ही हम घर्षण बल बोलते हैं। असल में पृष्ठ पर विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है जो हमें रोकने तथा गिरा देता है। उसी बल को हम घर्षण बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स भी बोलते हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ पर डायग्राम में दिखा रखा है कि एक व्यक्ति नॉर्मली सड़क पर चल रहा है तो वहाँ पर घर्षण ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो बैलेंस बनाकर चल रहा था। लेकिन जैसे ही केले का छिलका उसके रास्ते में आया तो उसका पैर फिसल गया। मतलब वहाँ पर जो फ्रिक्शन है, जो घर्षण है, वो कम हो गया। और वो कम क्यों हो गया? क्योंकि जो आपके पैर के पार्टिकल थे और जो सरफेस के पार्टिकल थे वो एक दूसरे से इंटरलिंक अच्छे से नहीं हो पाए, जिसकी वजह से घर्षण वहाँ पर कम रहा। और घर्षण जब वहाँ पर कम रहा तो आप फिसल कर क्या हुआ? गिर गए। तो याद रखेंगे, जब घर्षण ज़्यादा होगा तो आप चल नहीं पाएंगे, मतलब आपको चलने में दिक्कत होगी। जब बहुत ज़्यादा होगा, नॉर्मल होगा तो ठीक है, आपका बैलेंस बना रहेगा। लेकिन जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जैसे रेत वगैरह में चलने में बहुत दिक्कत होती
होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन जो घर्षण है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन जितना ही फ्रिक्शन कम होगा उतना ही सरफेस आपके लिए स्लिपरी हो जाएगा और आप फिसल कर गिर जाएंगे। रीज़न यही होगा कि दोनों सरफेस के जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे के संपर्क में सही से नहीं आ पाते, जिसकी वजह से फ्रिक्शन जो है वो वहाँ पर कम रहता है। तो पूरा फ्रिक्शन घर्षण जो है वो आपको अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू अप्लाई फोर्स इन लेफ्ट डायरेक्शन, तो जो फ्रिक्शन है वो राइट डायरेक्शन में काम करेगा, और आपकी फोर्स अगर राइट डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शन जो है वो आपका लेफ्ट डायरेक्शन में काम करेगा। सीधी सी बात है, वो हमेशा अपोजिट होगा। आप दरवाजे को जिस तरफ से खोलने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो खुल नहीं रहा है, इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन से कोई फोर्स है जो उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। तो वो जो अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स है वही आपका घर्षण है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है और याद है रखनी ही आपको कि जो फोर्स है अगर आप लेफ्ट डायरेक्शन में लगाएंगे तो घर्षण हमेशा उसकी विपरीत दिशा में होगा, राइट में होगा। और अगर आपका फोर्स राइट में है तो घर्षण आपका हमेशा लेफ्ट में होगा। घर्षण बल सदैव ही लगाए गए बल का विरोध करता है। सीधी सी बात है, जो फोर्स आप लगा रहे हैं घर्षण बल जो है वो हमेशा उसको क्या करता है, अपोज करता है। उसके बाद देखिए एनसीईआरटी में बताया गया है स्प्रिंग बैलेंस के बारे में। तो यहाँ पर ये भी पता होना चाहिए, फोर्स को मेज़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्प्रिंग बैलेंस का, अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। इस तरह से देखने में ये होता है, आपको एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएगा। स्प्रिंग बैलेंस इज़ अ डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। कितना बल, कितना फोर्स एक ऑब्जेक्ट पर लग रहा है उसको मेज़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्प्रिंग बैलेंस का। हिंदी में बोलते हैं कमानीदार तुला। इट कंसिस्ट ऑफ अ क्वाइल्ड स्प्रिंग। इसमें क्वाइल्ड स्प्रिंग यहाँ पर लगा हुआ होता है। इट विल गेट स्ट्रेच व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू इट। जैसे ही इसके कुंदे में आप कोई फोर्स लगाएंगे या जैसे कोई ईंट वगैरह बांध देंगे तो वो फोर्स की वजह से क्या होगा, इसमें जो वो लगी हुई है आपकी क्वाइलिंग स्प्रिंग लगा हुआ है वो नीचे की तरफ खींचेगा, वो स्ट्रेच होगा। और स्ट्रेच होने से क्या करेगा, ये जो ऊपर इसमें रीडिंग है वो चढ़ने लगेंगी ऊपर की तरफ, स्केल जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगा। और इन रीडिंग को ही हम मेज़र कर लेंगे और वही हमको बताएंगे क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मैग्नीट्यूड क्या है, वैल्यू की कितने न्यूटन का बल वहाँ पर लग रहा है। तो स्प्रिंग बैलेंस क्या है, फोर्स को मेज़र करने के लिए एक डिवाइस है जो यूज होता है। अब देखिए इसके थ्रू हम ये भी बता सकते हैं कि कितना घर्षण बल जो है, फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो भी कैसे कार्य कर रहा है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि किसी ईंट के चारों ओर हमने क्या करा, एक डोरी बांध दी और इसका जो एक हिस्सा है इसके कमानीदार तुला का ये जो स्प्रिंग है वहाँ से हमने इसमें बांध दिया, जैसे आपको डायग्राम में ये दिख रहा होगा। आपको कुछ बल लगाना पड़ता है, जैसे ही ईंट गति करना आरंभ करे कमानीदार तुला का पाठ्यांक लीजिए, इससे आपको उसका घर्षण बल की माप भी वहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। देखिए कोई वस्तु न्यूट्रल स्टेट में रखी थी तो वहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स था, आपने अभी तक कोई फोर्स नहीं लगाया, लेकिन जैसे ही आपने उसको खींचना शुरू किया तो इसका मतलब आपने फोर्स लगाना शुरू कर दिया और फिर और तेज़ी से खींचा तो फिर आपने ज़्यादा फोर्स लगाया। तो जितना फोर्स हर बार बढ़ता चला जा रहा है इसका मतलब फ्रिक्शन जो है वो उतना ही कम होता चला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वहाँ से आप फ्रिक्शन फोर्स जो भी है जो आपकी होती है वो भी आप वहाँ से मेज़र कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में ना देख के बस इतना ही याद रखना है, स्प्रिंग बैलेंस जो है मेज़र करता है फोर्स को और इसके थ्रू हम क्या करते हैं, आपका जो घर्षण बल है वो भी प्राप्त, जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो भी हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद एनसीईआरटी में बताया गया है कि जो फ्रिक्शन होता है ये कैसे होता है, ये मैंने आपको अभी समझा भी दिया है। इज कॉज्ड बाय इरेगुलरिटीज ऑफ टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की अनियमितताओं की वजह से होता है। क्योंकि देखिए एक सरफेस है सपोज ये, तो इसके पार्टिकल कुछ ऐसे ऐसे होंगे और दूसरा सरफेस जो है उसके पार्टिकल हो सकता है कुछ ऐसे ऐसे हों। तो इनमें अनियमितताएं होती हैं जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ये एक दूसरे से इंटरलिंक हो जाती हैं और वहाँ पर एक नया फोर्स हमको देखने को मिलता है। जो खुदरा सरफेस होता है, जो रफ सरफेस होते हैं उनमें ये अनियमितताएं अधिक होती हैं और जो चिकना सरफेस होगा वहाँ पर ये कम होंगी, जिसकी वजह से जो रफ सरफेस होता है वहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स भी इसी वजह से ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर देखिए जैसे ये है, यहाँ पर ये पार्टिकल है क्योंकि ये रफ ज़्यादा है तो जो दूसरे सरफेस के पार्टिकल हैं वो बहुत ही अच्छे से इसमें धंस जाएंगे, जिसकी वजह से रफ सरफेस पर जो फ्रिक्शन फोर्स है, जो घर्षण है वो भी बहुत ज़्यादा होगा। तो अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाए तो ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। जो फ्रिक्शन फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग होती है कहाँ पर, रफ सरफेस में, और वो वीक होती है कहाँ पर, स्मूथ सरफेस में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पार्टिकल कॉन्टैक्ट में नहीं आ पाते, फ्रिक्शन सही से काम नहीं कर पाता स्मूथ सरफेस में, चिकने पृष्ठ
पृष्ठ पर, और जिसकी वजह से वहाँ पर घर्षण जो फ्रिक्शन है वो आपका कम हो जाता है। यदि पृष्ठों को बलपूर्वक दबाएं तो घर्षण में वृद्धि हो जाती है। इफ़ द सरफेस आर प्रेस्ड विथ फोर्स एंड द फ्रिक्शन विल इंक्रीज। सीधी सी बात है, एक बॉक्स है, उसके ऊपर आप उसको खींच रहे थे, तो खींचने में दिक्कत हो रही है, इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स वहाँ पर कार्य कर रहा है, लेकिन आप उसको खींच पा रहे हैं किसी तरीके से। लेकिन अभी उसके ऊपर अगर मैं 15 केजी का एक कोई वज़न रख दूँ तो उसको खींचने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। इसका मतलब वहाँ पर जो फ्रिक्शन है, जो घर्षण है, वो बढ़ गया। तो ये स्टेटमेंट इस तरह से बन सकता है एग्ज़ाम में, याद रखेंगे। अगर किसी सरफेस के ऊपर हमने फोर्स बढ़ा दी, वज़न उसका भार जो भार है वो अगर हमने बढ़ा दिया, तो जो घर्षण है, जो फ्रिक्शन है, वो भी बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको उसको धकेलने में बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि जो मेज है या कोई भी सब्सटेंस जिसको आप खींच रहे हैं, उसके पार्टिकल, जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं, बहुत अच्छे से इंटरलिंक कर जाएंगे, जिसकी वजह से आप उसको खींच नहीं पाएंगे। जितना खींचने में दिक्कत होगी, जितना ज़्यादा बल आपको फोर्स लगाना पड़ रहा है, इसका मतलब उतना ही ज़्यादा क्या है, वहाँ पर फ्रिक्शन है, घर्षण है। ये बात अच्छे से आपको याद रखनी है। अब घर्षण की हमको ज़रूरत क्या है, ये क्यों होता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। फ्रिक्शन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ बिकॉज वी कांट वॉक, राइट, स्टॉप, इवन वी कांट होल्ड द ग्लास विदाउट फ्रिक्शन। इसको समझिए। सपोज एक कांच का ग्लास है, नॉर्मली रखा है, आपने उसको उठाया और पानी पी लिया, लेकिन अभी इस कांच के ग्लास के बाहर मैंने क्या करा, लुब्रिकेंट मतलब सरसों का तेल लगा दिया। अब आप इसको उठाते हैं, तुरंत ग्लास नीचे गिर जाएगा। रीज़न क्या है कि वहाँ पर घर्षण नहीं रहा। आपके हाथ के कण, पार्टिकल उस कांच के ग्लास के पार्टिकल से सही से इंटरलिंक नहीं हो पाए, जिसकी वजह से फ्रिक्शन वहाँ पर कम रहा और वो ग्लास जो है वो गिर गया। तो इसलिए फ्रिक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप ग्लास को भी होल्ड नहीं कर पाएंगे। आप चल पाते हैं क्यों? क्योंकि आपका जो सरफेस है और आपके जो पैर हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक, उनके पार्टिकल इंटरलिंक होते हैं। और अगर ऐसा नहीं होगा, जैसे केले का छिलका अगर स्लिपरी सरफेस होगा तो आपने देखा होगा उस पर चलने में बहुत दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन जो है, घर्षण जो है वो बहुत कम होता है। तो हमारी पूरी ज़िंदगी में जो घर्षण है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एक यहाँ पर एग्जांपल दिया है, मूविंग कार विल नेवर स्टॉप इफ़ देयर इज़ नो फ्रिक्शन। अगर कोई घर्षण नहीं होगा तो चलती हुई कार कभी नहीं रुक पाएगी। क्यों? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में कोई बल कार्य करेगा ही नहीं, तो कोई वस्तु जो है वो हमेशा ही चलती रहेगी। इसी तरह से यहाँ पर बताया कि आप पेन और पेंसिल से भी विदाउट फ्रिक्शन वी वुड नॉट बी एबल टू राइट विद अ पेन और पेंसिल। हम पेंसिल से लिख क्यों पाते हैं? क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन है, तो एक बैलेंस बन जाता है आपके पेपर और आपके पेन के बीच में। उन दोनों के पार्टिकल एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं और आपका एक जो फ्रिक्शन है वो भी काम करता है और आपका फोर्स भी काम करता है, तो आराम से बैलेंस हो जाता है। लेकिन अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो आपका पेन जो है, आप जैसे लिखेंगे वो फिसल कर निब जो है उसकी टूट जाएगी या वो गिर जाएगा। तो विदाउट फ्रिक्शन हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो फ्रिक्शन जो है वो हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। देखिए, इसके बाद एनसीईआरटी में बात हुई है 3 टाइप के फ्रिक्शन की, 3 टाइप के घर्षण की, और सीटेट में यहाँ से क्वेश्चन बार बार बने हैं, तो तीनों आप अच्छे से समझ लीजिए। 3 तरह के फ्रिक्शन होते हैं। एक आपका होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक होता है आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन जिसे हम हिंदी में सर्पी घर्षण बोलते हैं, और एक होता है आपका रोलिंग फ्रिक्शन जिसे हम लोटनिक घर्षण बोलते हैं। देखिए, सबसे पहले समझेंगे कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है। किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति में प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण पर पार पाने के लिए वस्तु पर लगाया गया बल ही स्टैटिक फ्रिक्शन है। सपोज एक बॉक्स रखा है, तो सिंपल यहाँ पर ये रुका हुआ क्यों है? क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से ये रुका हुआ है। अब जैसे ही आपने फोर्स लगाना शुरू करा तो ये नहीं हिला, आपने बहुत ज़्यादा फोर्स लगाया तो ये हिल गया और चल, आपने इसको मतलब आपने इस बॉक्स को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। तो ये यहाँ पर यही बोल रहा है कि जब कोई वस्तु विराम अवस्था में होती है तो उसमें गति, उसमें मोशन लाने के लिए आप जब उसकी स्थिति में परिवर्तन कर रहे हैं, उसके लिए जो आपको एक घर्षण है उसको पार करना होगा। और वही जो घर्षण को पार करने के लिए आप फोर्स वहाँ पर लगा रहे हैं, बल आप वहाँ पर लगा रहे हैं, वही आपका स्टैटिक घर्षण है। व्हेन अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट स्टार्ट मोशन फ्रॉम रेस्ट, द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट टू ओवरकम द फ्रिक्शन इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ये सबसे ज़्यादा होता है। क्यों?
क्योंकि कोई वस्तु बिल्कुल रुकी हुई है, उसको चलाने में हमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। क्यों फोर्स हमको ज़्यादा क्यों लगाना पड़ रहा है? क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमें फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ रहा है। और जितना फोर्स आप लगा रहे हैं, जैसे सपोज़ अभी ये वस्तु विराम अवस्था में है, आपको 10 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ा इसको हिलाने के लिए। इसका मतलब वहाँ पर जो घर्षण स्टैटिक फ्रिक्शन था वो भी फोर्स कितना था? 10 न्यूटन का था। उससे ज़्यादा जब आपने फोर्स लगाया तो वहाँ पर फ्रिक्शन जो है वो कम हो गया और वो जो वस्तु है वो एक जगह से दूसरी जगह चली गई। तो एक विराम अवस्था वाली वस्तु को खिसकाने के लिए उसका जो आपको बल लगाना पड़ रहा है उसको मोशन में लाने के लिए, वही आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। दूसरा फ्रिक्शन होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जैसे कोई आपने देखा होगा सरफेस कुछ इस तरह के होते हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, स्लाइड करके फिसल जाते हैं ना, तो वो होता है आपका स्लाइडिंग सरफेस। और स्लाइडिंग सरफेस में क्या होता है, कोई वस्तु जैसे यहाँ पर है तो यहाँ पर आपको उसको फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, बस एक बार प्रारंभ हो गई ना तो वो फिर सीधा खुद ही चलती रहेगी। तो वो होता है आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और वहाँ पर आपका जो फ्रिक्शन होगा एज़ कम्पेयर टू स्टैटिक फ्रिक्शन वो थोड़ा आपका कम होगा। किसी वस्तु को उसी चाल में गतिशील रखने के लिए जो आवश्यक बल होता है वही आपका क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, सर्पी घर्षण होता है। द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम स्पीड। सीधा सा याद रखेंगे, जो इंक्लाइंड प्लेन होते हैं, जो टेढ़े वाले सरफेस होते हैं, उन पर अगर आपने कोई बॉल फेंकी तो बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना वहाँ पर, आपको वो फोर्स जो है वहाँ पर ज़्यादा नहीं लगाना होगा, वो वस्तु सीधी नीचे आती चली जाएगी आती चली जाएगी। तो वहाँ पर उसको गतिमान रखने के लिए जो फोर्स वहाँ पर लग रहा है बहुत ही नॉर्मल छोटा अमाउंट का, जैसे अगर पीछे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा था तो यहाँ पर सीधा सा 3 या 4 न्यूटन का फोर्स मुझे लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन जो है, जो घर्षण जो है वो कम है। ठीक है, तो याद रखेंगे यही क्वेश्चन एग्जाम में स्टेटमेंट या कथन बनाकर बनते हैं कि कौन सा घर्षण ज़्यादा होता है। तो याद रखेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन, क्योंकि उसमें जो वस्तु है वो चल रही है और चलती हुई अवस्था में जो फोर्स है वो बहुत ही कम हमको लगाना पड़ रहा है। रीज़न यही है क्योंकि वहाँ पर सर्पी जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो वहाँ पर आपका काम करता है। यहाँ पर ये बात लिखी हुई है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज़ वीकर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू स्टैटिक फ्रिक्शन। उसके बाद तीसरा फ्रिक्शन होता है आपका रोलिंग फ्रिक्शन, लोटनिक घर्षण। आपने देखा होगा जो आपकी अटैची वगैरह होती हैं उसमें गोल वाले पहिए लगे होते हैं, तो वहीं पर आपका काम करता है क्या, रोलिंग फ्रिक्शन इज़ अ फ्रिक्शनल फोर्स दैट अकर व्हेन वन ऑब्जेक्ट रोल ऑन अदर लाइक कार व्हील ऑन द ग्राउंड। और रोलिंग फ्रिक्शन इज जनरली लेसर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन से भी कम होता है। यहाँ पर देखिए जब आप सड़क पर जा रहे होते हैं तो उनमें पहिए क्यों लगे हुए होते हैं, ताकि वो घर्षण को कम कर सकें। तो इसीलिए अटैचियों में पहिए होते हैं। पंखे में जो बॉल बेयरिंग होता है वो भी गोल होता है। क्यों? क्योंकि जो पंखा है वहाँ पर जो फ्रिक्शन है, जो घर्षण है वो कम हो सके और पंखा जो है आसानी से अच्छे से घूमे। तो जो रोलिंग फ्रिक्शन है याद रखेंगे वो जो गोल सरफेस होते हैं उनके लिए होता है, और वो जो घर्षण होता है, जो फ्रिक्शन होता है उसको बहुत कम कर देती हैं, क्योंकि वहाँ पर उनका जो फोर्स है वो बहुत ज़्यादा होता है और जिसकी वजह से घर्षण जो है वो बहुत ही वहाँ पर कम हो जाता है। ये बात आपको याद रखनी है कि जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो लेस होता है किससे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। तो सबसे ज़्यादा घर्षण किस में था, स्टैटिक में, क्योंकि वहाँ आपको ज़्यादा बल लगाना पड़ रहा है। उसके बाद कौन सा था, स्लाइडिंग, स्लाइडिंग हो गया। और सबसे लास्ट में आपका कौन सा हो गया, रोलिंग। तो रोलिंग में सबसे कम फ्रिक्शन होता है, फिर उसके बाद स्लाइडिंग और उसके बाद स्टैटिक। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वहाँ पर आपको जो फोर्स है वो ज़्यादा लगानी पड़ रही है। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर जो घर्षण है वो ज़्यादा है। स्लाइडिंग में थोड़ा कम घर्षण है और रोलिंग में तो बहुत ही कम घर्षण होता है, फ्रिक्शन जो होता है वो बहुत ही कम होता है। तो ये पूरा आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए अभी तक हमने ये देखा कि हमको फ्रिक्शन की लाइफ में ज़रूरत है। तो क्या फ्रिक्शन हमारे लिए हार्मफुल भी है? इसके विपरीत घर्षण जो होता है वो हमारे लिए हानिकारक भी है, हार्मफुल भी है। घर्षण की वजह से ही वस्तुएं क्या हो जाती हैं, घिस जाती हैं, जैसे जूते और टायर। आपने देखा होगा जूते में पहले क्या होता है, उसका जो सोल होता है उसमें खांचे बने हुए होते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, वो घिस जाते हैं। आपके जो स्लीपर होते हैं धीरे धीरे घिस जाते हैं, टायर वगैरह घिस जाते हैं। तो ये घर्षण की वजह से ही होता है। घर्षण काम कंटिन्यूअस वो चलते रहते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर घर्षण फिर कम होने
लगता है और वो स्लिपरी हो जाते हैं। फ्रिक्शन कैन ऑल्सो जनरेट हीट लाइक व्हेन वी रब आवर हैंड। जब हम अपने हाथों को रब करते हैं, सीधी सी बात है, जैसे डायग्राम में आप देख सकते हैं, तो यहाँ से एक बात और पता चलती है कि जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं और वो इंटरलिंक हो रहे हैं उनके पार्टिकल, तो वहाँ पर हीट भी जनरेट होती है। और ड्यू टू दिस हीट जनरेटेड बाय फ्रिक्शन एक्सेसिव एनर्जी इज लॉस्ट इन द मशीन्स। जो मशीन्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो लॉस हो जाती है। किसकी वजह से? इस घर्षण की ही वजह से। ठीक है, फ्रिक्शन कैन नेवर बी एलिमिनेटेड बट इट कैन बी रिड्यूस टू सम एक्सटेंट। घर्षण कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो गया तो मैंने बताया कि कोई जो वस्तु चल रही है वो कभी रुकेगी ही नहीं, और जो रुकी हुई है वो कभी चलेगी ही नहीं। तो घर्षण जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, लेकिन उसको कुछ हद तक रोका जा सकता है। इसी तरह का कथन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है कि फ्रिक्शन कैन नेवर बी एलिमिनेटेड बट इट कैन बी रिड्यूस टू सम एक्सटेंड। यही यहाँ पर हिंदी पर लिखा है। जूतों की तली, वाहनों के टायरों में फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए ही उनमें खांचे बनाए जाते हैं। उनमें खांचे जो हैं वो इसीलिए होते हैं ताकि वहाँ पर घर्षण ज़्यादा हो और जिसकी वजह से एक बैलेंस बना रहे और जो वस्तु है वो आसानी से चलती रहे। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द बोला था कि रिड्यूस हम इसको कर सकते हैं कैसे? ग्रीस, ऑयल, जो लुब्रिकेंट होते हैं, लुब्रिकेंट, इनको क्या बोलते हैं? घर्षण कम करने के लिए जिन पदार्थों को हम प्रयोग करते हैं उन्हें हम स्नेहक या लुब्रिकेंट बोलते हैं। इनका प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं? मशीन में जो घर्षण होता है वो हम कम कर सकते हैं। जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, आप जब बचपन में कैरम बोर्ड खेला करते थे तो वहाँ पर पाउडर छिड़क लेते थे ताकि क्या हो जाए? वो स्लिपरी हो जाए। स्लिपरी क्यों हो जाए? ताकि आपका जो घर्षण है वो कम हो जाए। और इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि किस तरह से लड़की ने जब मैच स्टिक और उसकी जो पूरा मैच बॉक्स और मैच की जो स्टिक है जब वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आई तो वहाँ पर हीट जनरेट हुई। तो ये भी पॉइंट सारे आपको याद रखने हैं। हीट जनरेट होती है फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन की वजह से क्या हो जाता है? जो जूते के सोल हैं, टायर हैं, वो घिस जाते हैं। फ्रिक्शन को कम करने के लिए आप लुब्रिकेंट का यूज़ करते हैं। ये सारे पॉइंट्स ही इस चैप्टर में आपको याद रखने हैं। यहीं से आपके जो क्वेश्चन हैं वो आपके बनने वाले हैं। तो चलिए अब हम अपना अगला टॉपिक देखेंगे, मोशन एंड टाइम, गति एवं समय। और यहाँ से आपको एक न्यूमेरिक क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका मोशन एंड टाइम, जिसको हिंदी में बोलते हैं गति एवं समय। देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अभी का अभी अगर लाइक नहीं किया है तो उसको लाइक ज़रूर कर दें और एंड में शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो का टारगेट है 1000 प्लस लाइक का, और मेरे स्टूडेंट मुझे लगता है इतना तो कर ही सकते हैं जब आपकी मैम आपके लिए इतना कर रही हैं। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं, समझते हैं गति क्या होता है। बहुत ही सिंपल वे में आप समझ सकते हैं। सपोज़ आप अभी इस ए पॉइंट पर खड़े थे, ठीक है, और 10 किलोमीटर की आपने दूरी तय करी और आप पॉइंट बी पर आ गए। तो आपने क्या करा? अपनी पोजीशन में चेंज करा। अभी तो आप इधर थे और अभी आप इधर आ गए, इस पॉइंट पर आ गए, और कुछ समय भी लगा होगा आपको इधर से उधर जाने में। तो ये जो पोजीशन का चेंज होता है कुछ टाइम में, यही आपका सिंपल गति कहलाता है, मोशन कहलाता है। द वर्ल्ड अराउंड अस इज़ फुल ऑफ मोशन। पूरा संसार गति से भरा हुआ है। आप अपने सड़क पर देखते हैं डॉग इधर से उधर जा रहा है, कोई कार आ रही है, कोई बस जा रही है, कोई आदमी चल के जा रहा है। तो पूरा संसार मोशन, गतियों से भरा हुआ है। जैसे आसमान में पंछी उड़ रहे हैं, तो ये सब मोशन ही है। ठीक है, एनीथिंग दैट मूव्स और चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम इज सिंपली अ मोशन। कोई वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है समय के साथ। टाइम के साथ जब एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन में चेंज करता है तो वही आपका क्या होता है? मोशन होता है और गति होता है। अब यहाँ पर अलग अलग तरह के मोशन होते हैं। ऑब्जेक्ट जो है कैन मूव इन डिफरेंट वे। एक ऑब्जेक्ट अलग अलग तरीके से मूव कर सकता है। हो सकता है मुझे इस ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाना था, तो मेरा जो रास्ता होगा वो सीधा भी हो सकता है, तो उस समय मैं रेक्टिलिनियर जाऊंगी, सीधी जाऊंगी। हो सकता है मुझे गोल घूम कर जाना पड़े, तो उस समय मैं कैसा मोशन करूंगी? उस समय मैं सर्कुलर मोशन करूंगी, वृत्ताकार मोशन करूंगी। अब यहाँ पर जो समझना है वो समझना है कि सर्कुलर और रोटेशन में क्या अंतर होता है। इसको बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं, जो अर्थ का एग्जाम्पल होता है। देखिए, अर्थ है ये, ठीक है,
और ये आपका सन है। जब अर्थ सन का चक्कर लगाएगी तो अर्थ का यहाँ पर हो क्या रहा है, अर्थ किसी आउटसाइड पॉइंट को, किसी बाहर के पॉइंट को देखकर उसका चक्कर लगा रही है। तो सेम ऐसे ही जब अर्थ सन का चक्कर लगा रही है किसी बाहर के पॉइंट को देखकर, तो वो आपका कैसा मोशन होता है, वो आपका सर्कुलर मोशन होता है। इन सर्कुलर मोशन अ बॉडी मूव्स अराउंड अ सर्टेन बॉडी, फॉर एग्जाम्पल अर्थ मूव अराउंड सन। जैसे सेम अर्थ मूव कर रही है सन के अराउंड। लेकिन जो रोटेटरी मोशन है, जो आपका आवर्ती गति है, उसमें क्या होता है, एक जो बॉडी होती है वो रोटेट करती है अपने खुद के एक्सिस पर। जैसे अर्थ अपने एक्सिस पर भी तो घूमती है 24 घंटे में, और जो सन का चक्कर लगाती है वो 365 दिन में लगाती है। तो जब अर्थ अपने ही एक्सिस पर घूम रही है तो वो आपका रोटेशन होता है। इसको और तरीके से भी देख सकते हैं। सपोज़ मैं बाहर किसी पॉइंट को देखकर उसका चक्कर लगा रही हूँ तो वो तो सर्कुलर है, लेकिन जब मैं अपने ही पैर पर खड़े होकर अपने पैर से ही गोल गोल अबाउट टर्न करते हैं ना, हम अबाउट टर्न, तो हम अपने आप ही घूम जाते हैं। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, मैं अपनी बॉडी के अंदर से ही किसी पोजीशन पर घूम रही हूँ, अपने ही किसी पॉइंट पर घूम रही हूँ, तो वो रोटेशन है। लेकिन जब मैं किसी बाहरी पॉइंट का चक्कर लगा रही हूँ तो वो आपका सर्कुलर है। उसके बाद इसमें ऑसिलेटरी मोशन भी होता है, जिसे हम हिंदी में दोलन बोलते हैं। जैसे घड़ी का जो पेंडुलम होता है वो दोलन करता है, इधर से उधर, इधर से उधर। और अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो जैसे झूले पे हम पहले ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर नीचे जाते हैं, तो ये आपका दोलन होता है, ऑसिलेटरी होता है। तो एक जो ऑब्जेक्ट होता है वो अलग अलग तरह के आपके मोशन करता है। और रोटेशन और सर्कुलर क्या होता है ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, और सीटेट में यहाँ से क्वेश्चन बना है तो इसलिए मैंने इसको अच्छे से समझाया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमें समझना है सिंपली चाल क्या होता है, स्पीड क्या होता है। क्वेश्चन बन सकता है, बेसिक सा क्वेश्चन बनेगा। एक तो इसका आपसे एसआई यूनिट पूछेगा कि मात्रक क्या होता है, तो स्पीड का फॉर्मूला पता है तो आपको मात्रक एसआई यूनिट भी पता है। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, जितनी दूरी आप जितने समय में कवर कर रहे हैं। और डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो इसका ओवरऑल स्पीड का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। सिर्फ इतनी बात आपको स्पीड के बारे में ध्यान रखनी है। इसके बाद आगे जो इसमें आपको समझना है वो दो तरह के मोशन समझने हैं। एक होता है आपका यूनिफॉर्म मोशन और एक होता है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आइए समझते हैं दोनों क्या होते हैं। सपोज़ मुझे इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना था और मुझे 30 किलोमीटर की दूरी कवर करनी है। 30 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो मुझे ट्रैवल करना है। तो शुरू का जो 10 किलोमीटर है वो मैंने 1 घंटे में कवर किया। नेक्स्ट जो 10 किलोमीटर है वो भी मैंने 1 घंटे में कवर किया, और जो लास्ट का 10 आवर है वो भी मैंने 1 घंटे में कवर किया। तो इसमें मैं कर क्या रही हूँ, इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम में कवर कर रही हूँ। यहाँ पर यही तो हो रहा है कि पहले 10 किलोमीटर को भी मैंने 1 घंटे में, अगले 10 किलोमीटर को भी मैंने 1 घंटे में, और उससे अगले 10 किलोमीटर को भी मैंने 1 घंटे में। तो जब मैं इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर करूँगी तो वो मेरा होता है यूनिफॉर्म मोशन। और अभी अगर मैं ऐसा करूँ, शुरू के 10 किलोमीटर तो मैंने कवर किए 2 घंटे में, फिर बाद के 10 किलोमीटर मैंने कवर किए 1 घंटे में, फिर बाद के 10 किलोमीटर कवर किए मैंने 3 घंटे में। तो यहाँ पर मैं अलग अलग समय पर अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रही हूँ, तो वो मेरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। तो याद रखिए, यूनिफॉर्म में हमेशा आप इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करेंगे, और नॉन यूनिफॉर्म में आप कभी भी समान दूरी कवर नहीं करेंगे किसी समान समय में। जैसे सड़क पर आप चलते हैं तो सड़क पर ज़रूरी थोड़ी कि आपकी स्पीड हमेशा एक सी रहती है। कभी आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ती है, कभी आपको घटानी पड़ती है। जब स्पीड बढ़ा रहे हैं तो ज़्यादा दूरी कवर कर लेंगे, स्पीड घटा रहे हैं तो कम दूरी कवर करेंगे। तो वहाँ पर आप अनइक्वल डिस्टेंस को अनइक्वल टाइम में कवर कर रहे हैं, तो वो आपका असमान गति है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। लेकिन आप जब एक ही डिस्टेंस को एक ही समान समय में बार बार कवर कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया था शुरू के 10 किलोमीटर भी 1 आवर में, फिर 1 आवर में, फिर 1 आवर में, तो वो आप इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं इक्वल समय में, तो वो आपका यूनिफॉर्म है। अब देखिए, जो यूनिफॉर्म में जो एसिलरेशन है, जो त्वरण होता है, जिसको हम हिंदी में त्वरण बोलते हैं, वो यहाँ पर 0 होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसकी स्पीड में कोई चेंज हो ही नहीं रहा। जब स्पीड में, याद रखिए, जब स्पीड में या वेलोसिटी में चेंज होता है तभी त्वरण होता है।
क्योंकि जो त्वरण है, जो एसिलरेशन है, वो यही तो होता है चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ पर तो कोई स्पीड में चेंज ही नहीं है, तो स्पीड में चेंज नहीं है तो एसिलरेशन ज़ीरो है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या हो रहा है, आपकी स्पीड में चेंज हो रहा है, कभी आपको बढ़ानी पड़ रही है, कभी आपको घटानी पड़ रही है स्पीड। तो यहाँ पर एसिलरेशन होता है नॉन यूनिफॉर्म में, और यूनिफॉर्म में आपका एसिलरेशन ज़ीरो होता है। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। इसके बाद एक बेसिक सा पॉइंट है जो आपको याद रखना है, वो ये है कि पुराने समय में हम बहुत से डिवाइस यूजेस करते थे टाइम को मेज़र करने के लिए, जैसे कि धूप घड़ी, वाटर क्लॉक, सैंड क्लॉक। तो बस इतना ही आपको ये याद रखना है, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो याद रखिए। पुराने समय में समय को मेज़र करने के लिए हम धूप घड़ी, वाटर क्लॉक और सैंड क्लॉक एक्सेट्रा ऐसी चीज़ों का यूज़ हम किया करते थे। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इसमें एवरेज स्पीड, औसत चाल क्या होता है। और यहाँ से सीधा सीटेट में एक न्यूमेरिक आता है, तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है। 2 बार इस तरह का न्यूमेरिक आया है, तो हो सकता है आगे भी आ जाए। जो एवरेज स्पीड, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, औसत चाल, ये क्या होती है, टोटल दूरी बटे टोटल समय। टोटल डिस्टेंस हम जितने टोटल टाइम में कवर करते हैं उन दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं, और हमारी औसत चाल एवरेज स्पीड जो है वो निकल कर आ जाती है। जैसे कि हम इस एग्जाम्पल से समझेंगे कि एक बस है जो कवर करती है शुरू के 10 किलोमीटर अपनी यात्रा के, अपनी जर्नी के किस एवरेज स्पीड से, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की, और जो रिमेनिंग 45 किलोमीटर हैं वो कवर करती है किस स्पीड से, 60 किलोमीटर पर घंटे की। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि बताइए इसकी एवरेज स्पीड, औसत चाल क्या होगी। वो होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो आइए समझते हैं। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर कितना कवर करा, शुरू में 10 किलोमीटर और बाद में उसने कितना कवर किया, 45 किलोमीटर। तो कुल मिलाकर जो डिस्टेंस कवर किया वो किया 10 + 45 = 55। तो यहाँ पर जो टोटल डिस्टेंस कवर किया वो किया 55 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि कितना टोटल टाइम इसने कवर किया। तो यहाँ पर अब आप टाइम कैसे निकालेंगे, आपको पता ही होगा स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से अगर मैं टाइम निकालना चाहूँ तो मैं उसको बोल सकती हूँ डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये टाइम ऊपर चला गया, स्पीड नीचे आ गई। तो शुरू में टाइम कितना लगा वो हम निकाल लेंगे, और बाद में टाइम कितना लगा वो हम निकाल लेंगे। तो आइए अब हम एवरेज स्पीड के फॉर्मूले में ही इसको रखते हैं। तो टोटल डिस्टेंस शुरू में मुझे पता चल गया मेरा कितना है, 55। टोटल डिस्टेंस मैंने कवर कर लिया, इस 10 को जोड़ लिया और इस 45 को जोड़ लिया, तो वो मेरा कितना है, वो मेरा 55 है। अब टोटल टाइम देखते हैं, शुरू में टाइम मुझे कितना लगेगा, वो क्या होगा, टाइम का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, दूरी बटे स्पीड। तो शुरू में मैंने 10 किलोमीटर की दूरी करी, और कितनी स्पीड से करी, 40 से, तो 10/40 ही टाइम लगा, प्लस क्योंकि हमें टोटल टाइम निकालना है। बाद में मैंने 45 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, किस स्पीड से कवर किया, 60 की स्पीड से कवर किया। ठीक है, अब हम इनको कट करेंगे, 0 से 0 कट हो जाएगा, 15 की टेबल में काटेंगे, 15 3 × 45 और 15 4 × 60। नीचे दोनों में 4 4 है, तो एलसीएम लेने में बहुत आसानी होगी, 3 + 1 करेंगे तो ऊपर भी 4 हो जाएगा और नीचे तो एलसीएम आपका 4 रहेगा ही, और ये 4 से 4 भी कट जाएगा। तो जो टोटल टाइम है वो आपका कितना आएगा, सिर्फ 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। तो जब मैं इसको ऐसे करूँगी 55/1, तो जो मेरी एवरेज स्पीड है वो निकल कर आ जाएगी 55 किलोमीटर पर आवर। तो यही मेरी एवरेज स्पीड है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम एवरेज स्पीड को निकालते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बार बार बने हैं, और सीटेट 2019 में भी दिसंबर वाले पेपर में भी सेम इसी तरह का क्वेश्चन बना था, तो ये अभी भी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए इसको देखने के लिए हमें सिंपल से 2 फॉर्मूले याद रखने हैं। एक तो फ्रीक्वेंसी, जो आवृत्ति होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ऑसिलेशन अपॉन टाइम, दोलन बटे समय। ये फॉर्मूला याद रखेंगे तो सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। और एक दूसरा फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी का, वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है क्या, हमारी फ्रीक्वेंसी। तो 2 फॉर्मूले ही यहाँ पर आपको याद रखने हैं, एक ये वाला फॉर्मूला और एक ये वाला फॉर्मूला। तो आइए अब क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, एक सरल लोलक की 2 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है,
तो हमें बताना है कि वो कितने दोलन, कितने ऑसिलेशन करेगा 16 सेकंड में, 16 सेकंड में। तो हम यही फॉर्मूला रख देंगे। देखिए यहाँ पर मुझे फ्रीक्वेंसी पता है कितनी है, मेरी फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्स है, तो मैंने फ्रीक्वेंसी की जगह क्या लिख दिया 2 हर्ट्स। यहाँ पर मुझे दोलन पूछ रहा है जो मुझे पता नहीं है, तो उसकी जगह मैंने लिख दिया क्वेश्चन मार्क। कितने समय में कर रहा है ये मुझे बता दिया 16 सेकंड में। तो हम इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, इस 16 को ऊपर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 16 टू जा कितना हो जाएगा 32। तो वो कितने ऑसिलेशन करेगा 16 सेकंड में, वो 32 ऑसिलेशन करेगा, और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपको अगर फॉर्मूला पता है तो इसको निकालना बहुत आसान है। कोई भी दो चीज़ वो आपको देगा और तीसरी चीज़ वो आपसे पूछ लेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पेंडुलम ऑसिलेट, दोलन करता है 30 टाइम इन 3 सेकेंड, 30 दोलन करता है 3 सेकंड में। तो हमें उसका टाइम पीरियड, आवर्त काल भी बताना है, और हमें इसकी फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति भी बतानी है। तो फ्रीक्वेंसी तो सिंपल क्या होता है हमारा, दोलन बटे समय, ऑसिलेशन अपॉन टाइम। कितने ऑसिलेशन करे इसने, 30 ऑसिलेशन करे, कितने समय में करे, 3 सेकंड में करे। तो हम इसको कट करेंगे तो यहाँ से हमारी फ्रीक्वेंसी निकल कर आ गई 10 हर्ट्स। और यहाँ से हमें फ्रीक्वेंसी का मात्रक भी पता चला। फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या होता है, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, SI यूनिट क्या होता है, वो हमारा होता है हर्ट्स। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी निकल कर आ गई, वो हमारी निकल कर आ गई 10 हर्ट्स, ठीक है। एक काम हो गया क्वेश्चन का। दूसरा क्या पूछा है हमसे, टाइम पीरियड पूछा है, और वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो बस यहाँ पर मुझे फ्रीक्वेंसी मेरी पता है वो कितनी है 10 हर्ट्स। तो बस यहाँ पर मैं क्या करूँगी, टाइम को ऊपर भी तो ले जा सकती हूँ और फ्रीक्वेंसी को नीचे भी ला सकती हूँ। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो बस इसी फॉर्मूले में रख देंगे 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी अभी मैंने निकाल ली थी 10, तो 1 अपॉन 10 कितना हो जाएगा, 0.1 सेकेंड। ये इसका टाइम पीरियड हो जाएगा। तो दो आंसर निकल कर आ गए, 10 हर्ट्स और 0.1 सेकेंड। तो इतनी बात आपको याद रखनी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोनों। इससे बाहर और किसी तरह का क्वेश्चन इनमें नहीं बनेगा। दोनों फॉर्मूले आपको पता हैं तो आप आसानी से इसको कर देंगे। इसके बाद आपको याद रखना है, जब हमें दूरी और समय को दिखाना होता है ग्राफ में, और हमारी यूनिफॉर्म स्पीड है, तो हम उसको स्ट्रेट लाइन ग्राफ से दिखाते हैं। इतनी बात आप याद रखिएगा। दूरी समय ग्राफ को सामान्यतः रेखा ग्राफ के द्वारा निरूपित किया जाता है। तो क्वेश्चन बनेगा कि अगर आपको डिस्टेंस टाइम को दिखाना है तो आप किस तरह के ग्राफ का यूज़ करेंगे, तो वहाँ पर हम रेखा ग्राफ का, सिंपल लाइन ड्रॉ जो करते हैं स्ट्रेट लाइन, उस ग्राफ का प्रयोग करेंगे। इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, अगर हमारा ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जाता है तो जो हमारा डिस्टेंस टाइम का ग्राफ है वो कैसा हो जाता है, वो कुछ इस तरह का हो जाता है। सिंपल स्ट्रेट लाइन में इक्वल डिस्टेंस कवर होगा इक्वल टाइम में, तो वो आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो जाएगा। इतनी बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा आपको एक बात और याद रखनी है कि हमारी जो कार या बस होती हैं उनमें दो तरह के मीटर होते हैं। एक आपका स्पीडोमीटर होता है और एक आपका ओडोमीटर होता है। जो स्पीडोमीटर होता है वो तो आपकी स्पीड को दिखाता है, और जो ओडोमीटर होता है वो आपके डिस्टेंस को दिखाता है कि आपने कितनी दूरी कवर की। देयर इज़ अ मीटर विच मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हीकल। एक मीटर होता है जो मेज़र करता है कि कितना डिस्टेंस, कितनी दूरी हमने ट्रैवल करी, हमारी कार ने, हमारी व्हीकल ने। उसी मीटर को हम क्या बोलते हैं, ओडोमीटर बोलते हैं। और जो हमारी स्पीड को मेजर करता है वो हमारा स्पीडोमीटर होता है। देखिए मुझे लगता है ये जो दोनों टॉपिक हैं अब आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, फ्रिक्शन भी और टाइम और मोशन भी, और बचा कुछा भी अब आपको क्लियर हो जाएगा जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे लास्ट में। तो चलिए अब हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके फ्रिक्शन और टाइम और मोशन वाले चैप्टर से पूछे गए हैं। जो सीटेट 2020 हुआ था उसमें आपका फ्रिक्शन वाले टॉपिक से भी पूछा गया और एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन आपका मोशन और टाइम से न्यूमेरिक करके आपका क्वेश्चन बना। सबसे पहले फ्रिक्शन वाला क्वेश्चन देखते हैं जो 2020 में बना सीटेट में। इन ऑर्डर टू स्लाइड अ ह्यूज बॉक्स लाइंग ऑन द ग्राउंड इन हर रूम, रेशमा शुड अप्लाई अ फोर्स विच इज ग्रेटर देन विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स। अपने कमरे के फर्श पर रखे किसी विशाल बॉक्स को सरकाने के लिए रेशमा को निम्नलिखित बलों में से किससे अधिक बल लगाना पड़ेगा।
अब मुझे लगता है ये आंसर करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही होगा। स्टैटिक घर्षण, स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा फोर्स उसको लगानी होगी तभी वो वस्तु जो है वो खिसक पाएगी, और यही हमने स्टैटिक फ्रिक्शन के डेफिनेशन में पढ़ा था कि वहाँ पर हमें उस स्टैटिक फ्रिक्शन को हटाने के लिए, उस वस्तु को मोशन में लाने के लिए एक ऐसा बल लगाना होता है ताकि वो वस्तु क्या हो, उस स्टैटिक फ्रिक्शन को क्रॉस कर जाए और वो वस्तु मूव करने लगे। तो इसीलिए उसको, बॉक्स को मूव कराने के लिए उसको फोर्स लगाना होगा ग्रेटर देन किससे, स्टैटिक फ्रिक्शन से। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही है, तभी वो वस्तु मूव कर पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका टाइम और मोशन वाले चैप्टर से बना सीटेट 2020 में, यहाँ पर ये न्यूमेरिक क्वेश्चन बना। ध्यान से इसको समझ लीजिएगा क्योंकि इसी तरह का न्यूमेरिक हो सकता है इस बार भी आपको देखने को मिल जाए। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको एवरेज स्पीड से ही देखने को मिलते हैं, औसत चाल से ही देखने को मिलते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि औसत चाल है क्या, एवरेज स्पीड होती क्या है। एवरेज स्पीड क्या होती है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल दूरी बटे टोटल समय, ये आपका एवरेज स्पीड औसत चाल का फॉर्मूला होता है। अब क्या बोला क्वेश्चन में उसको समझते हैं। नीना वॉज साइकिलिंग टू द मार्केट टू बाय सम ग्रॉसरी आइटम। नीना किराने की कुछ वस्तु खरीदने के लिए साइकिल से बाजार जा रही थी। द मार्केट इज़ 4 किलोमीटर अवे फ्रॉम हर होम। अच्छा, बाजार उसके घर से 4 किलोमीटर दूर है, तो हमको टोटल डिस्टेंस क्वेश्चन में दे दिया कि उसके घर से बाजार की दूरी कितनी है, 4 किलोमीटर है। तो जो फॉर्मूला है हमारा स्पीड वाला, उसमें हम टोटल डिस्टेंस जो है वो ऊपर रख देंगे 4 किलोमीटर। और अब अगर मुझे टोटल समय पता चल जाए तो मैं फॉर्मूले में रखकर एवरेज स्पीड जो औसत चाल है वो निकाल लूँगी। अब यहाँ पर क्या बोला, शी ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर फॉर फर्स्ट 10 मिनट। शुरू के 10 मिनट में वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। ऑन हर वे शी मीट हर फ्रेंड निखत, अपनी एक दोस्त निखत से मिलती है और रुक कर क्या करती है, 15 मिनट उससे बातें करती है। तो शुरू में 10 मिनट का समय लिया, फिर उसने 15 मिनट अपने दोस्त से बात की, और बाद वाला और समय मुझको पता चल जाए तो टोटल टाइम भी मेरे को पता चल जाएगा। यहाँ पर इसने क्या बोला बाद में, शी रिज्यूम हर जर्नी, वो अपनी जो जर्नी है उसको फिर से शुरू करती है एट अ स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर, अपनी यात्रा को 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से फिर से आरंभ करती है। तो अब हमको उसकी औसत चाल बतानी है, मतलब बाद वाला टाइम जो है वो हमको नहीं बताया है, और ये बाद वाला टाइम ही अगर मुझको पता चल जाए तो टोटल टाइम भी मुझको पता चल जाएगा, और टोटल डिस्टेंस तो क्वेश्चन में दिया ही है, वो कितना है, 4 किलोमीटर है। तो चलिए अब हम बाद वाला टाइम ही निकालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अब हम देखते हैं कि शुरू में वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा से 10 मिनट के लिए चली। तो अब ज़रा हम देख लेते हैं कि उसने कितनी दूरी कवर की, क्योंकि जब हमको डिस्टेंस पता चल जाएगा तो जो वो बचा हुआ डिस्टेंस है उसके स्पीड में रख के हम टाइम निकाल लेंगे। तो देखिए 10 मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। डिस्टेंस, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, चाल इंटू समय, स्पीड इंटू टाइम। तो शुरू में वो किस स्पीड से चली, 12 से चली। समय कितना लिया उसने, 10 मिनट। हमको हर चीज़ किस में रखनी है, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो 10 मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे तो 10/60 हो जाएगा, 0 से 0 कट हो जाएगा और 6 2 जा 12। तो अब मुझको पता चल गया कि शुरू के 10 मिनट में जब वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 2 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो उसने कवर कर लिया। और बचा हुआ 2 किलोमीटर का डिस्टेंस अभी रह रहा है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितना था, 4 किलोमीटर। ठीक है, तो अब मेरे को बचा हुआ डिस्टेंस पता चल गया, 2 किलोमीटर और है। तो शुरू में उसने 10 मिनट लिए, फिर उसने 15 मिनट तक अपने दोस्त से बात की, तो वो टाइम भी हो गया। अब बाद वाला टाइम निकालते, क्योंकि अब हमको बाद वाली दूरी पता चल गई है, जो अभी उसको और चलनी है वो है 2 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि 2 किलोमीटर तो उसने चल ली, जो हमने निकाल ली। अभी 2 किलोमीटर और रह रही है। वो जो बची हुई 2 किलोमीटर की दूरी है, यहाँ पर बताया है क्वेश्चन में, वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है। तो ज़रा हम समय देख लेते हैं उसको कितना समय लगता होगा। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस बचा हुआ रह गया 2 और स्पीड थी उसकी 8। इनको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा टाइम, 1/4। और क्योंकि ये 10 मिनट है, ये 15 मिनट है, तो इस टाइम को भी अभी पहले मिनट में कर लेते हैं। तो 1/4 को जब मिनट में करेंगे तो 60 से हम क्या करेंगे, उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20। तो कितना बाद में समय लिया उसने,
15 मिनट और लिए, तो अब मैं इन तीनों को जोड़ दूंगी तो मेरा समय आ जाएगा कितना, पूरा का पूरा 40 मिनट। इसका मतलब शुरू में वो 10 मिनट लिए उसने, 15 मिनट तक दोस्त से बात की, और उसके बाद 15 मिनट और लिए उसने वो पूरी यात्रा को कंप्लीट करने के लिए, जो थी आपकी 4 किलोमीटर की यात्रा। तो टोटल समय भी पता चल गया अब मुझे कितना है, मेरा 40 है। और टोटल दूरी तो मेरे को पहले से ही पता थी कितनी थी, 4 थी। लेकिन ये जो 40 है ना समय, ये मिनट में है, और ऑप्शन सारे क्या हैं, किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो इसको मिनट को 40 मिनट को घंटे में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। और जब मैं 40 को 60 से डिवाइड करूँगी तो ये 60 क्या हो जाएगा, बाद में ऊपर आ जाएगा। और जब ये ऊपर आ जाएगा तो ये फिर कुछ इस तरह से हो जाएगा, 4/60, सॉरी 4×60/40। 0 से 0 कट हो गया, 4 से 4 कट हो गया, आंसर कितना आ गया, 6 किलोमीटर पर आवर आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो फिर से आप बैक करके दोबारा से इसको समझने की कोशिश करेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। बाकी कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे बता देंगे, अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो मैं एक बार इसको और करा दूंगी अलग से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो सीटेट 2019 में पूछा गया। यहाँ पर हमें गलत कथन को पहचानना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को यहाँ पे हमें बताना है। द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस इज पीरियोडिक मोशन। पृथ्वी के अपने अक्ष पर जो गति होती है वो आवर्ती गति होती है। बिल्कुल, पृथ्वी एक निश्चित समय में एक दूरी को कवर करती रहती है बार बार, तो वो आपका पीरियोडिक मोशन होता है। तो ये बात तो यहाँ पर सही है, वो आवर्ती गति है। द मोशन ऑफ द लाइट इज रेक्टिलिनियर। बिल्कुल, हमने पढ़ा भी है, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में, तो ये बात भी सही है। और क्वेश्चन में हमको गलत कथन बताना है। द मोशन ऑफ द प्लग्ड स्ट्रिंग ऑफ अ सितार इज ऑसिलेटरी मोशन। बिल्कुल, जो आपका सितार का कर्णित तार होता है उसकी दोलन गति होती है। वो तार ऐसे लगे होते हैं, वो ऊपर नीचे हो जाते हैं, और ऊपर नीचे इस तरह से होना या ऊपर नीचे इस तरह से होना, वो आपका कौन सा मोशन होता है, वो कौन सी गति होती है, वो आपकी दोलन गति होती है। तो ये बात भी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ऑल पीरियोडिक मोशन आर सर्कुलर मोशन। यही बात यहाँ पर गलत बोली है कि सभी आवर्त गतियाँ जो होती हैं वो वार्तुल होती हैं, मतलब सर्कुलर होती हैं, वृत्ताकार होती हैं। यही बात यहाँ पर गलत है, क्योंकि जो पेंडुलम होता है ना, वो देखिए वो ऐसे जाता है, ऐसे आता है, ऐसे जाता है, ऐसे आता है, तो वो पीरियोडिक मोशन तो करता है, वो आवर्ती गति तो करता है, लेकिन वो सर्किल में थोड़ी घूम रहा है, वो तो अर्थ घूमती है। तो हम ये थोड़ी बोल सकते हैं कि सारे पीरियोडिक मोशन जो है वो सर्कुलर मोशन होंगे। तो यही जो कथन है वो यहाँ पर गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में पूछा गया, फिर से ये न्यूमेरिक क्वेश्चन ही पूछा गया, और इस बार यहाँ पर टोटल डिस्टेंस पूछा गया कि इस अवधि की कुल दूरी कितनी है, ये हमको यहाँ पर बतानी है। ए बस ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर फॉर 12 मिनट। कोई बस अपनी यात्रा पहले 12 मिनट जो है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा से जाती है, और अगले 18 मिनट जो है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा से जाती है। तो यहाँ पर हमसे टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है, कुल दूरी पूछ रहा है कि बस ने कितनी दूरी कवर की। सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम प्लस स्पीड इनटू टाइम। हम 2 बार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि शुरू में कुछ दूरी तो उसने इस 12 मिनट में 50 से चली, और कुछ दूरी जो है उसने 18 मिनट में 40 से चली। तो ठीक है, शुरू में उसकी स्पीड कितनी थी 50, और उसने समय कितना लिया 12 मिनट लिए। फिर बाद में उसकी स्पीड कितनी हो गई 40, और उसने समय कितना लिया 18 मिनट लिया। और हमारे सारे ऑप्शन जो है वो किलोमीटर पर आवर में है, तो ये जो 12 मिनट है इसको 60 से डिवाइड करेंगे दोनों जगह, तो ये घंटे में बन जाएगा। तो बस ये वाला डिस्टेंस जो इसने शुरू में कवर किया और ये बाद वाला डिस्टेंस, दोनों को जोड़ देंगे तो कुल डिस्टेंस आ जाएगा, कुल दूरी आ जाएगी। 0 से 0 कट जाएगा, 6 2 जा 12 हो जाएगा, और 5 2 जा 10 हो जाएगा। तो शुरू में जो डिस्टेंस निकल कर आ गया वो 10 आ गया। यहाँ पर भी 0 से 0 कट हो गया, 6 3 जा 18 कट हो जाएगा, और 4 3 जा 12 हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 में 12 जोड़ोगे तो 22 हो जाएगा। तो मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। सीधा सा क्वेश्चन था, डिस्टेंस आपसे पूछा था, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। पहले हमने यहाँ से पहला डिस्टेंस निकाला, फिर दूसरा डिस्टेंस निकाला, और दोनों को जोड़ दिया तो आपका आंसर आ गया। क्योंकि ये मिनट में था तो हमने उसको घंटे में कन्वर्ट कर लिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में बना सीटेट 2019 में, ये भी न्यूमेरिक क्वेश्चन था। अ पेंडुलम ऑसिलेट 30 टाइम इन 3 सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कोई लोलक 3 सेकंड में 30 दोलन करता है, तो हमें बताना है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। सीधा सा फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो आवृत्ति होती है, वो क्या होती है, वो दोलन बटे समय होती है, ऑसिलेशन अपॉन टाइम होती है। दोलन कितने थे 30 और समय कितना लगा 3 सेकंड, कट करोगे तो कितना आएगा 10 हर्ट्स। तो सीधी सी फ्रीक्वेंसी आ गई 10 हर्ट्स। और ये आपको एकमात्र ऑप्शन में देखने को मिल रही है, ऑप्शन नंबर बी में। तो सीधा सा आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। उसके अलावा टाइम पीरियड, जो आवर्त काल है, वो भी हम निकाल लेंगे, और वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का अपॉन में हो जाता है, 1/t, या फिर टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी हमको दी है कितनी है 1/10, और 1/10 को आप खोलेंगे तो कितना हो जाएगा 0.1 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पर हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत कथन जो है वो यहाँ पर हमको बताना है। बॉल बियरिंग आर यूज टू इंक्रीज फ्रिक्शन बिटवीन पार्ट ऑफ मशीन। देखिए जो बॉल बियरिंग होती है, आपने देखा होगा पंखे में लगी हुई होती है, कुछ इस तरह से बॉल बियरिंग होती है। ये बोल रहा है क्वेश्चन में, इसका प्रयोग किया जाता है मशीन के भागों के बीच घर्षण को वृद्धि करने में। अब आपको यहाँ पर लॉजिक खुद ही समझ लेना था। मैंने बताया था कि मशीन में हम लुब्रिकेंट लगाते हैं घर्षण को कम करने के लिए। तो कोई भी चीज़ हम इस तरह की थोड़ी लगाएंगे ताकि घर्षण जो फ्रिक्शन है वो बढ़ जाए, इससे तो पंखा जो होगा वो चलेगा ही नहीं। तो यहाँ पर बॉल बियरिंग का प्रयोग इसलिए नहीं होता कि हम घर्षण को बढ़ा दें, जबकि इसलिए हम उसका प्रयोग करते हैं ताकि फ्रिक्शन को हम कम कर सकें। तो यही वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। बाकी सारे स्टेटमेंट सही होंगे, तो पहला ही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बाकी भी स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या लिखा है। फ्रिक्शन बिटवीन टू स्टेटमेंट इन कॉन्टैक्ट कैन नेवर बी एलिमिनेटेड ऑन अर्थ। पृथ्वी पर संपर्क में रखे दो पृष्ठों के बीच घर्षण कभी भी समाप्त नहीं हो सकता, ये हमने पढ़ा है। उसको सिर्फ कम किया जा सकता है, वो कभी एलिमिनेट नहीं हो सकता। रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये बात भी सही है। जो लोटनी घर्षण होता है वो सर्पी घर्षण से कम होता है, ये हमने पढ़ा है, तो ये बात भी सही है। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ फ्लूइड डिपेंड अपॉन इट्स शेप। किसी तरल में गति करते पिंड पर घर्षण बल उसकी आकृति पर निर्भर करता है। बिल्कुल, जो घर्षण बल होता है, कोई फ्लूइड होता है, कोई लिक्विड होता है, उसकी शेप पर भी डिपेंड करता है, उसके नेचर पर भी डिपेंड करता है, और उसकी स्पीड पर भी डिपेंड करता है। जैसे पानी है, पानी अगर बिल्कुल सीधा है और उसके ऊपर कोई बोट जा रही है तो वो बहुत अच्छी चलेगी, और जैसे उसमें लहरें आने लगेंगी तो बोट को चलने में दिक्कत होगी। तो मतलब शेप अगर पानी की बदल रही है तो बोट को चलने में दिक्कत हो रही है। इसका मतलब फ्रिक्शन जो है वो डिपेंड कर रहा है कहीं ना कहीं फ्लूइड की शेप पर भी। शेप पर भी डिपेंड करता है, कैसा फ्लूइड है उस पर भी डिपेंड करता है, और फ्लूइड की अगर स्पीड है तो उस पर भी डिपेंड करेगा। तो ये वाली बात भी यहाँ पर सही है, तो पहला ऑप्शन ही यहाँ पर गलत है। आगे देखते हैं जो क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। समीर रोल हिज मार्बल ऑन 3 डिफरेंट शेप्स सॉरी सरफेस स्प्रेड आउट ऑन फ्लोर। समीर जो है कंचे की गोली को फर्श पर बिछे 3 विभिन्न पृष्ठों, एक क्या है, एक तनी हुई सेलोफेन की सीट है, एक टॉट सेलोफेन की शीट है, एक कारपेट है, और एक आपका न्यूज़पेपर है, एक आपका कालीन है, और एक समाचार पत्र है। तो देखिए 3 सरफेस है आपके पास। एक तनी हुई, आपने देखा होगा जो सेलोफेन की सीट होती है, या फिर जैसे आपने जो आपके रजिस्टर आते हैं रफ रजिस्टर, तो उनके ऊपर भी एक पॉलीथीन चढ़ी हुई होती है, उसको हम हटा देते हैं, तो वो उसको हम बहुत टाइट करके सीधा कर देंगे तो वो बहुत ही चिकनी हो जाती है। तो वो वाली एक सेलोफेन की शीट है, एक आपका कारपेट है, एक आपका क्या है कालीन है, एक आपका समाचार पत्र है। अब इन तीनों पर क्या करती हूँ मैं, मार्बल को, जो मेरा कंचे की गोली है, उसको गिराने की कोशिश करती हूँ। तो अब मेरे को बताना है क्वेश्चन में क्या, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द मार्बल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। यहाँ पर हमको बताना है कि किसमें घर्षण बल जो है वो बढ़ते हुए क्रम में होगा, मतलब घर्षण बल जो है, फ्रिक्शन फोर्स जो है वो बढ़ता चला जाएगा। देखिए जो सेलोफेन की शीट है वो बहुत चिकनी होगी, तो वहाँ पर जो घर्षण है, जो फ्रिक्शन है, वो सबसे कम होगा। तो सबसे पहले तो सेलोफेन की शीट ही आ जाएगा। उसके बाद न्यूज़पेपर आ जाएगा, क्योंकि वो भी काफ़ी हद तक चिकना ही होता है, तो उस पर भी मार्बल जो है आसानी से चला जाएगा, क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन कम होगा। तो सेलोफेन शीट के बाद न्यूज़पेपर आ जाएगा, और न्यूज़पेपर के बाद आपका कारपेट हो जाएगा, कालीन हो जाएगा। कालीन पर अगर आप बॉल को फेंकेंगे तो वो बहुत थोड़ी सी चलेगी। इसका मतलब क्या, क्या वहाँ पर फ्रिक्शन ज़्यादा है और हमको बढ़ते हुए क्रम में ही लगाना था। तो सबसे पहले सेलोफेन की शीट हो जाएगी,
फिर न्यूज़पेपर हो जाएगा और फिर आपका कारपेट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो यहाँ पर हमारा सही हो जाना है। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपका न्यूमेरिक क्वेश्चन है, देखने में बड़ा सा लगेगा लेकिन बहुत ही अच्छा और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर हमसे स्पीड पूछ रहा है हमारी व्हीकल की, वो भी किस में याद रखेंगे, मीटर पर सेकेंड में। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। स्पीड मीटर पर सेकेंड में पूछी है उसने क्वेश्चन में। यहाँ पर हमको टेबल दी है ओडोमीटर की डिफरेंट टाइम पर जो हम जर्नी कर रहे हैं उसमें रीडिंग दी है। नीचे सारणी में यात्रा के विभिन्न समय पर ओडोमीटर क्या होता है, क्या बताता है, आपको पढ़ाया हमने पीछे। जो आपकी दूरी है, जो डिस्टेंस है किलोमीटर में या मीटर में, वो ओडोमीटर बताता है, ठीक है। तो वहाँ पर हमें पाठ्यांक दिया है। जैसे सुबह 8 बजे मैंने चलना शुरू किया, तो यहाँ पर फिर क्या उस समय ओडोमीटर की रीडिंग क्या थी, 6640, जब मैंने चलना शुरू नहीं किया है। फिर मैं 10 बजे तक, मतलब मेरी कार या जो भी XYZ था वो चलता रहा 10 बजे तक। तो मतलब टोटल टाइम मैंने कितना लिया, 2 घंटे, है ना, 8 से 10 बजे। और टोटल डिस्टेंस मैंने कितना कवर किया, क्योंकि जब चला नहीं था तो ओडोमीटर में डिस्टेंस इतना था और बाद में डिस्टेंस इतना हो गया। इन दोनों को माइनस कर देंगे तो मेरे को पता चल जाएगा ना कि कितना डिस्टेंस मैंने चला। तो इसमें से इसको माइनस कर दो तो हमको पता चल जाएगा। यहाँ पर तो 2 आ जाएगा, 11 में से 4 जाएगा तो 7 हो जाएगा, और ये तो 6 हो ही जाएगा। तो यहाँ पर 72 हो गया। तो इसका मतलब मैंने जो दूरी कवर की, क्योंकि जब नहीं चला था तो ओडोमीटर ये था, बाद में ये हो गया, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर कितना कवर किया मैंने, 72 किलोमीटर। और कितने समय में मैंने कवर किया है, 8 से 10 मतलब 2 घंटे में। इसको कट करेंगे, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, तो ये हमारा 36 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ये किस में आ रहा है, ये किलोमीटर प्रति घंटे में आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है, बहुत से बच्चे यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही कर देंगे, यही यहाँ पर वो गलती कर देंगे। मीटर पर सेकंड में पूछा है तो 5/18 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 18 2 जा 36 और 5 2 जा 10, तो आपका आंसर हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है, अ बाइसिकल इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड एट अ कांस्टेंट स्पीड, द व्हील ऑफ द साइकिल एग्जिबिट। कोई साइकिल किसी सीधी सड़क पर नियत चाल से चल रही है, साइकिल के पहिए क्या दर्शाते हैं, ये हमको बताना है। देखिए साइकिल के पहिए गोल हैं तो सीधी सी बात है, और वो एक बिंदु पे अपना घूमे जा रहे हैं, उसी पर चक्कर लगा के धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो वहाँ पर वो सर्कुलर मोशन तो हो ही रहा है, तो सर्कुलर मोशन भी होगा। साथ में क्या है, वहाँ पर ट्रांसलेशन मोशन भी है, स्थानांतरीय मोशन क्या होता है, जब एक वस्तु एक जगह से दूसरी जगह जाती है। पहले साइकिल यहाँ थी फिर बाद में यहाँ आ गई, है ना, तो इसका मतलब उसने कुछ स्थान में परिवर्तन किया, तो ट्रांसलेशन मोशन भी है। साथ में पीरियोडिक मोशन भी होगा, क्यों, क्योंकि वो कांस्टेंट स्पीड नियत चाल से चल रही है। तो नियत चाल से बार बार पहिया जो है बार बार अपना ही चक्कर बार बार काटे जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर कांस्टेंट स्पीड है। जैसे अर्थ की क्या है, अर्थ की जो वेलोसिटी होती है वो भी कांस्टेंट होती है, तो वहाँ पर भी हम पीरियोडिक बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यय स्थानांतरणीय और आपकी आवृत्ति पीरियोडिक मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ऑफ मोशन आर द डिस्टेंस मूव्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल। गति के निम्नलिखित में से किस में तय की गई दूरी और विस्थापन जो है वो बराबर होगा। तो सीधा सा है, दूरी क्या होती है, जो नॉर्मली आप एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, जितना भी जैसे भी गए सबको जोड़ लेंगे तो वो आपका दूरी है। लेकिन विस्थापन डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, आपकी शॉर्टेस्ट दूरी, सबसे कम समय। सपोज मुझे यहाँ से यहाँ आना था, तो एक दूरी तो मैं यहाँ से यहाँ गई और फिर मैं यहाँ आ गई, तो ये तो मेरा डिस्टेंस है। लेकिन सिंपल मैं यहाँ से यहाँ आ गई तो ये मेरा क्या है, विस्थापन है, शॉर्टेस्ट दूरी। तो ये बोल रहा है कि किस केस में ये दोनों इक्वल होंगे। तो ये किस केस में हो सकते हैं, जब एक कार जो है वो सीधी रोड पर चल रही होगी, सीधी सड़क पर चलती कार, क्योंकि वो यहाँ से चल रही है यहाँ पर चल रही है, तो इस बीच में दूरी और विस्थापन दोनों सेम ही होंगे, क्योंकि और कोई शॉर्टेस्ट दूरी नहीं है जो आप निकाल सकती हैं। तो इस केस में जो आपका डिस्टेंस है और जो विस्थापन है वो दोनों समान होंगे। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इस तरह से ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हमने देखे, पूरे टॉपिक को अच्छे से समझा। देखिए वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक करा करें, शेयर करें, जिन लोगों को नहीं पता उनको भी आप बताएं, और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी ज़रूर करें, और इसी तरह से जुड़े रहें और पढ़ते रहें।